जन्म लिया तो जैसे हुंकार, या फिर आंगन की बहार, या फिर माँ के आंचल की पुकार। मैं सुंदर मैं कमसीन, रहना नहीं मुझको अधीन, मैं स्त्री मेरी अपनी पहचान। अपने कर्तव्यों संग नारी भर रही है अब उड़ान, ना है कोई शिकायत ना है कोई थकान। दरअसल यही है नारी की पहचान। हालांकि नारी सम्मान हमेशा से भारतीय परंपरा की हिस्सा रही है। कई नारी अपने कर्तव्य पथ पर चलकर बुलंदी के नई ऊंचाइयों को छुआ और कई महिलाओं के प्रेरणा के स्रोत बने। ऐसे ही एक खास नारी से आपको आज रूबरू कराने वाला हूं, जिसकी शुरुआती पढ़ाई नाना के देखरेख में शुरू हुई। स्थितियां प्रतिकूल हुई तो 2 वर्षों की पढ़ाई भी छूटी, लेकिन प्रतिभा के बलबूते सफलता की लंबी छलांग लगाई और हिंदी प्रतिष्ठा से स्नातक की पढ़ाई कर विश्वविद्यालय के अंग्रेजियत में तब्दील होती जमीन पर सफलता के झंडे गाड़ आज एक सफल मुकाम पर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वर्तमान समय में HZB आरोग्यम में बतौर मुख्य प्रबंधक सेवा दे रही जया सिंह की। मैम, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। मैं बेसिकली बिहार से हूं और मेरे पिताजी जेल के डॉक्टर थे और 3 भाइयों की मैं एक बहन थी। और हमारी जो शिक्षा हुई वो चूँकि पापा का ट्रांसफरेबल जॉब था तो 3-3 साल पर हम लोगों का ट्रांसफ़र होता था, तो मेरी शिक्षा मुख्यतः झारखंड में ही हुई है और मुजफ्फरपुर से। उसके बाद मैंने कुछ की तैयारी की और ग्रेजुएशन मैंने हिंदी में किया। उसके बाद मैंने MBA HR MIT यूनिवर्सिटी से की और उसके बाद फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी मैंने किया नोएडा से ही। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ, फिर मेरी शादी हो गई, फिर ट्रांसफ़र होके हम लोग हज़ारीबाग आए। फिर मैंने यहाँ से B.Ed किया और फिर SZB आरोग्यम में जॉब शुरुआत किया और फिर लॉ की पढ़ाई भी की। अभी SZB आरोग्यम में CEO के पद पे कार्यरत हूँ। 2 अद्भुत बच्चों की माँ हूँ, पति हैं, फैमिली में सारे लॉज हैं। अभी तो यही जीवन। अच्छा, ये सब चीज़ों पे तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बचपन पे बात कर ली जाए। जैसा कि मुझे जानकारी मिली कि शुरुआती जो पढ़ाई है वो आपके नाना की देखरेख में शुरू हुई, लेकिन इसके इतर मैं एक चीज़ जो जानना चाहूँगा वो ये कि बचपन में ख़ास करके जेल जो शब्द होता है वो एक बच्चों में एक डर का प्रतीक होता है। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि बोला गया हो कि बदमाशी मत करो नहीं तो पापा के साथ भेज देंगे? नहीं, ऐसा तो बच्चों की जो मानसिकता होती है वो बचपन से जैसा देखते हैं वो वैसा ही बड़े होके वैसा ही सोचते हैं। मम्मी हमेशा बोलती थी कि देख लो अगर गलत काम करोगे तो फिर इसी जेल की रोटी खानी होगी। तो वो एक डर जरूर अंदर में था कि नहीं ऐसा ना हो कि पापा इस जेल में कार्यरत हैं और ऐसा काम ना करें कि भाई इसी जेल की रोटी खानी पड़े, ये कभी कभी जहन में आता था। बिल्कुल। अच्छा, आपने बताया कि आपने हिंदी से स्नातक किया है और फिर एकदम से आप बता रही थी ऑफ कैमरा की MBA एकदम अंग्रेजियत माहौल में आप करना शुरू कर दिए, तो कितना बड़ा चैलेंजिंग था ये आपके लिए? इट वॉज़ अ ग्रेट चैलेंज, बहुत बड़ा। मैं आपको बताऊं कि जो हम लोगों का MIT यूनिवर्सिटी एक काफ़ी अच्छा वहाँ स्मार्ट क्राउड है। बिल्कुल। और हम लोगों की MBA की जब पढ़ाई शुरू हुई तो हम लोगों को प्रेजेंटेशन देना होता था या फिर ओरिएंटेशन में अपना इंट्रोडक्शन देना होता था। तो जब हमारा पहला प्रेजेंटेशन था जिस टीम में मैं थी तो इंग्लिश में ही सब तब मुख्यतः सारी चीज़ें होती थी। तो जब प्रेजेंटेशन की बारी आई तो मैंने अपना स्क्रिप्ट पढ़ा ज़रूर था, लेकिन जब वहाँ जाके प्रेजेंट करने की बात हुई तो आई वॉज ब्लैंक। मतलब मैंने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला। वहाँ पे बिल्कुल नर्वस हो गई कि मुझे इंग्लिश आती नहीं, मैं कैसे बोलूँ। मेरा अंदर का जो कॉन्फिडेंट था वो भी बहुत ही डगमगाया। तो एक तरह से और भी वहाँ का जो माहौल, मतलब बहुत कुछ डिफरेंस था कि हम एक तो हिंदी मीडियम से फिर बिहार से झारखंड से जाते हैं, फिर दिल्ली जैसे नोएडा जगह जाके कोप अप करना। इट वाज अ वेरी ग्रेट चैलेंज। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि लोग कहते हैं ना कि
किसी पुरुष के पीछे जो है वो किसी न किसी स्त्री का उनके सफलता में हाथ होता है। आपके अगर केस में हम देखें तो आपकी ज़िंदगी में जस्ट उलट हुआ है। थोड़ा ये भी चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है कि मैं तो यही कहूँगी कि मेरे पीछे मुख्यतः विभिन्न स्टेजेस पे लाइफ में पुरुषों का ही हाथ रहा है। मैं शुरुआत करना चाहूँगी अपने पिताजी से। ही वॉज अ ग्रेट जेम, मतलब वो बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व था उनका, और मेरे माता जी का भी। तो आज के डेट में अगर आप कहते हैं कि आप बहुत अच्छे से शासन प्रशासन चला लेती हैं, मैम, एम्प्लॉयज़ को साथ में रखती हैं, ये काम, तो मैं ये चीज़ हमने उनसे ही सीखा। इट वॉज़ अ ग्रेट हार्ट, हैंड और ब्रेन। जब वो अपने मतलब दिल को भी शामिल करना है तुमको कार्य जहाँ कर रहे हो, या फिर किसी से ह्यूमैनिटी का जो टीचिंग था वो पापा से सीखा वो। और उनका कभी हार ना मानने वाली चीज़ जो थी उनके अंदर, ठीक है सब हो जाएगा, उनका एक ही था, ओके सब हो जाएगा, टेंशन नहीं है। तो ये चीज़ हम लोगों के अंदर उनके उससे आया। हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया, हमेशा आगे बढ़ने के लिए सिखाते थे, कीप योर माइंड कूल एंड मेक योर फीट हॉट, हमेशा ये चीज़ सीखो। फिर जीवन के नेक्स्ट पड़ाव पे जैसे बहुत एक फैमिली में बहुत पिताजी का सब कुछ था, माँ का संरक्षण था, तो प्रतिभा तो हुई, लेकिन एक छुई मुई जैसी लड़की डेवलपमेंट मेरे अंदर था। तो नेक्स्ट जब बाहर निकली तो मेरे जो बड़े भाई हैं अभी आयरलैंड में हैं अभी, उन्होंने मुझे सिखाया हाउ टू हैंडल योर एटीट्यूड, केयरिंग और लविंग। और ये चीज़ मैंने अपने जो दूसरे भाई हैं, ही इज़ अ डॉक्टर, अभी न्यूरो सर्जन है वो अम्बाला में, उससे सीखा। जैसे मैं आपको बताया मैंने कि मेरा 10th का एग्ज़ाम चल रहा था एंड ही वॉज गिविंग हिज 12th, तो जो गैप होता था 4 दिन का उसको एग्ज़ाम में, वो दिल्ली से ट्रेन पकड़ के आता था मेरे पास कि उसका पेपर दिलवाना है मुझे। 2 दिन मुझे पढ़ाता था, फिर वो बेचारा जाता था अपना एग्ज़ाम देने। तो उसने मतलब ये केयरिंग और ये वो सिखाया कि आदमी मतलब अगर एक टीम फैमिली का क्या वैल्यू होता है, उसने सिखाया। फिर मुझसे छोटा मेरा भाई है, उससे मेरा मतलब जैसे माँ बेटे जैसा रिश्ता है। और उसने मुझे, जैसे मैंने कुछ प्रतियोगिताओं का तैयारी किया था तो नहीं हुआ, तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने बोला मुझे अब कुछ नहीं करना है, अब ग्रेजुएट होना है, बस छोड़ देना। तो वो उसने मेरे जैसे बिल्कुल लड़ाई की, नहीं तुमको MBA देना है। और मैट का एग्ज़ाम था, लास्ट डे उसने जाके मेरा फॉर्म भरा। तो वहाँ से जो मेरी पढ़ाई जो मेरा टर्न किया, वो तो मैं उसी को क्रेडिट देती हूँ कि उसकी वजह से। और आज भी उसके बाद फिर शादी हुई, तो मेरे जीवन में मेरे पति हैं यतीश, वो आए, तो उनका तो कहना ही नहीं है। ही इज़ द मतलब मेरा पिलर ऑफ स्ट्रेंथ कहिए या फिर सब कुछ मेरे जीवन का। ही इज़ सो मच सपोर्टिंग, जिनके बलबूते आज मैं ये काम कर पा रही हूँ फ्री होके, कहीं कोई रोक टोक नहीं। विश्वास है उनको और हमेशा सपोर्ट करते हैं। एक बहुत ही कूल, कभी गुस्सा नहीं करना, बहुत अच्छे और हमेशा सपोर्टिव रहने वाले आदमी। फिर यहाँ भी आए जब आरोग्यम में, तो यहाँ भी हर सर का सपोर्ट रहा मुझे। तो एक तरह से हमेशा उन लोगों का सपोर्ट स्तंभ के कारण ही अभी आगे जीवन में बढ़ पाए। बिल्कुल, मतलब एकदम शुरुआत नाना के देख मेरे नाना से बिल्कुल शुरुआत करना है, उनको नहीं छोड़ सकते, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट थे। अच्छा, अब थोड़ा आते हैं, आपने बताया कि यहाँ पे आप HZB आरोग्य में बतौर मुख्य प्रबंधक अभी कार्यरत हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे रूरल क्षेत्रों से भी और अर्बन क्षेत्रों से भी महिलाएं आती होंगी, आपसे मिलती होंगी। जो मैं समझना चाहता हूँ आपसे वो ये कि समाज में अगर हम महिलाओं में बदलाव की बात करें तो खास करके ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में किस तरह की पहले के बनिस्बत आप बदलाव अभी महसूस कर पा रहे हैं? बदलाव है। पहले जो अब एक मेन चीज़ मुझे देखने को ये मिल रहा है कि दे आर थिंकिंग अबाउट देयर जनरेशंस, कि वो अभी अपनी जो नेक्स्ट लड़कियां हैं, लड़के, उनके शिक्षा के बारे में ज़रूर वो सोच रहे हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट दैट, पहला। दूसरी बात ये एक कमी है कि थोड़ा जो स्वच्छता का इशू है, जिसके जैसे मैं यहाँ हॉस्पिटल की बात अगर आपने की, तो जो लोग आते हैं उनका जो हेल्थ हाइजीन रहता है वो बहुत अभी भी कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट देम सेल्फ। महिलाएं अपने बारे में अभी भी सोच नहीं रही हैं। एक है वर्ग जो थोड़ा एक्टिव है, सोच रहा है, लेकिन गांव की बात करें तो गांव में भी डिफरेंट वर्ग्स हैं। एक है जो सोच रहे हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट देम सेल्फ लव की कमी है।
चूँकि आपको सरकार ने बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं, लेकिन उनमें जागरूकता नहीं है। दे आर नॉट नोइंग देयर राइट्स। उनको खुद पता नहीं है मेरा अधिकार क्या है या फिर मुझे क्या अपने जीवन में करना है। मोटिवेशन की भी थोड़ी कमी है। बस वो अपने ज़िंदगी को एक सीमित दायरे में बांध के उन्होंने अपना जीवन रख लिया है। अच्छा, आपने जो बोला उसी से एक सवाल भी निकलता है। आपने बताया कि खास करके अभी जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों से महिलाएं हैं अपने बारे में आज भी नहीं सोच पा रहे हैं जितना उसे सोचना चाहिए। कहा भी जाता है कि अगर एक पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ एक व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन अगर एक स्त्री पढ़ती है या एक स्त्री आगे जाती है तो वो पूरा पीढ़ी आगे जाता है और पूरा पीढ़ी शिक्षित होता है। इसी से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नारी की जो अहमियत है वो कितनी ज़्यादा है। तो मैं ये समझना चाहूँगा आपसे कि आखिर और कौन कौन सी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, ऐसे काम की ज़रूरत है जो किया जाना चाहिए महिलाओं के उत्थान को लेकर। सबसे अधिक अभी जो कमी मुझे दिखती है वो सीमित संसाधन की कमी। संसाधनों में बहुत कमी है ग्रामीण क्षेत्र में, जिसकी वजह से अगर कोई चाहे भी तो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, कुछ आगे सोच नहीं सकता ग्रामीण क्षेत्र में। मुझे ऐसा लगता है कि जो सीमित संसाधन है उनको भी हम ज़रिया बना सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं पहले भी देना चाहूँगी। एक आई थी हमारे हॉस्पिटल में लेडी, तो मैंने अपने कुछ दुख मुझसे शेयर कर रही थी, तो मैंने कहा कि आप काम क्यों नहीं करते कुछ। तो उन्होंने कहा कि मैम क्या काम करें, हम लोगों का तो बस गोबर और गोईठा रहता है, वही काम हम लोगों का है। तो मैंने कहा कि अब अमेज़ॉन पे भी उपले और गोईठे जो है ना 20 रुपये पीस बिकते हैं, आप उसमें अपना एनरोलमेंट कराइए। तो जो अवसर हैं, जो मुश्किलें हैं उसको मौका बनाना है। हमें जो मुश्किलें हैं उनको मौका बनाना है और अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है। जो चीज़ जहाँ आता है, ज़रूरत है मोटिवेशन की, इंटरनल मोटिवेशन की। आपको कैसे काम करना है, आपको कैसे सफलता प्राप्त करना है, ये आप सोचें। हाँ, इसमें है फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। घर में जो भी लोग हैं, पति हैं, फैमिली इन लॉज हैं, उनको सपोर्ट करना होगा। उनको सपोर्ट करना होगा तभी जो है बहुत सारी चीज़ें उभर के सामने आएंगी। कहना आसान है कि क्यों नहीं कर सकते, लेकिन और कुछ सरकार की भी नीतियाँ होनी चाहिए कि हाँ, कि उसको अगर हम लगाएं वैसा सीमित संसाधन में ही उसको हम ज़रिया बना लें कि कैसे उसको हम लेडीज़ को, जैसे अभी बहुत सारी चीज़ें तो हो रही हैं, जो भी कौशल विकास योजनाएं चल रही हैं उसके थ्रू हो रहा है विकास, ऐसा नहीं है। बहुत सारी लड़कियां हमारे यहाँ भी आती हैं जो वार्ड गर्ल ये सब का ट्रेनिंग लेके, तो वी आर गिविंग देम जॉब्स, बट लेकिन अभी भी बहुत कमी है। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा आपके तरफ आता हूँ। आपको लिखने का भी शौक़ रहा, चूँकि आपका हिंदी से स्नातक है तो जाहिर सी बात है कि लिखने का शौक़ होगा। किस तरह की चीज़ें आप लिखते हैं बेसिकली? मेरी कविताएं लिखती हूँ मैं। अच्छा, कविता बेसिकली कविताएं लिखती हूँ। किस तरह की कविता होती है? और थोड़ी मोटिवेशनल होती हैं, थोड़ी नारी से रिलेटेड होती हैं, घर बार से रिलेटेड होती हैं, तो कभी 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 नहीं। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक इस वक्त SB लाइव हिंदी देख रहे हैं, कोई एक कविता की चंद पंक्तियाँ जो आपके दिल को आज भी छू लेती है वो ज़रूर आप सुनाएं। मैंने एक स्त्री पे ही कविता लिखी थी, उसकी 2-4 पंक्तियाँ हैं। ज़रूर। मैं स्त्री मेरी अपनी पहचान, जन्म लिया तो एक हुंकार या फिर जैसे रागों में मल्हार, माँ के आंचल की पुकार या फिर बाबा के आंगन की बहार। रहना नहीं मुझको अधीन, मैं सुंदर मैं कमसीन, मैं रिमझिम सावन की फुहार, मैं पहले बसंत की मस्त बहार। मैं सुंदर मैं सुशील, मुझमें सुधा मुझमें गरल, मैं ही आदि मैं ही अनंत, मैं ही पुरवैया की बहार, मैं डूबते नैया की पतवार। मैं अमवा की झुकती डाली, मुझमें शर्म की हल्की लाली, मेरे पैर उस ओर फलक तक, मेरी उड़ान उन्मुक्त गगन तक। मैं ऊंचे लहरों की तूफान, मुझमें समाया सारा जहान, मुझमें समाया सारा जहान। बहुत अच्छा। मतलब इसमें आपने ये बताया है कि हम सिर्फ गुलामी की ज़िंदगी नहीं जी सकते। ये बहुत लंबी कविता है, लेकिन मैंने चंद पंक्तियाँ आपको जो मैं समझ पाया कि गुलामी की ज़िंदगी से निकल करके हमको आसमान छूने की तरफ ज़रूर मुखातिब होना चाहिए। तो चलिए अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मैम कि अभी का जो दौर है, ख़ास करके चूँकि तेज़ी से कोरोना काल के बाद तेज़ी से दौर बदला और डिजिटलाइजेशन की तरफ हम लोग तेज़ी से गए भी, एक समस्या अब आने लगी, ख़ास करके हम अगर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में भी हम देख सकते हैं।
बच्चों में मोबाइल देखने का प्रचलन तेजी से बढ़ा है इसके बाद। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि इसको आप कैसे देखते हैं और क्या इस विषय को लेकर के खास करके महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि बच्चों में ये चीज़ एक रोग की तरह फैल गया है। एंड अभी कुछ रिसर्चर्स ने इसको वर्चुअल ऑटिज़म का नाम दिया है। ऑटिज़म एक बीमारी होती है बच्चों की, जिसमें बच्चे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, फिजिकल एक्टिविटी उनकी डाउन हो जाती है। तो ये एक बहुत ही मेजर समस्या है और आगे और इसका वृहद रूप होने वाला है। बच्चों को आप मोबाइल अगर दे रहे हैं तो ये उनके लिए बहुत ही घातक बात है। सबसे पहला पॉइंट है कि यू नीड टू मिनिमाइज द स्क्रीन। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है खुद को, सबसे पहले आप अपने आप पे कंट्रोल करें। फ़ोन आप बंद करें देखना, सबसे बड़ी बात। क्योंकि फैमिली में अगर हम देखते हैं बच्चों को रोकने से फिर एक तरह की धर्रा, मतलब वो बन गया है कि नहीं फ़ोन तो लेना है। बच्चों को फ़ोन से एकदम दूर रखना है, ज़ीरो स्क्रीन एक्टिविटी कराना है, बिल्कुल उनको छूने ही नहीं देना फ़ोन। आप पासवर्ड डाल के रखें पहली बात। उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में लगाएं, बाहर खेलने भेजें, जैसे पहले हम हुआ करता था कोरोना से पहले फ़ोन में, या फिर स्मार्टफोन का जो ज़माना से पहले क्या है, बच्चों को खेलने भेजना, पार्क में भेजिए। अगर घर में ही एक्टिविटी कराना है तो इंडोर गेम्स खिलाइए, पेंटिंग कराइए, मतलब उनको इस तरफ ध्यान ही, स्ट्रिक्ट बन जाइए आप। फ़ोन बिल्कुल भी बच्चों से, फ़ोन, लैपटॉप और जितने ऑन स्क्रीन चीज़ें हैं सबको गैजेट से बिल्कुल दूर करना है। इसके लिए आपको भी मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। उनका स्लीप पैटर्न बिगड़ रहा है, ख़राब हो रहा है, मेंटल एक्टिविटीज़ ख़राब हो रही हैं। बच्चे बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारी बिना काम की भी बातें होती हैं जो बच्चे सीख रहे हैं, उनसे भी उनको बचाना है। तो बस इसका यही उपाय है, आप मिनिमाइज़ करें फ़ोन को और बच्चों को दूसरे एक्टिविटीज़ में इंगेज करें। बचपन से आदत ना डालें फ़ोन की, बच्चों को फ़ोन देना ही नहीं। लोग अपने काम से छुट्टी पाने के लिए फ़ोन पकड़ा देते हैं, तो वो नहीं करना है, वो नहीं करें। आप फ़ोन से बच्चों की दूरी बिल्कुल समझिए, फ़ोन बच्चों के लिए बना नहीं। इस तरह से एक्टिविटी करके आप बच्चों को एकदम अलग अलग रखें फ़ोन से। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि शुरुआती दौर से ही आप बिल्कुल वो जाने ना कि फ़ोन क्या है। जब बच्चों की मानसिकता तो बचपन से डेवलप होती है। आप उनको गेम खेलने के लिए पकड़ा देते हैं, खेलता रहे कुछ देर तो हम अपना काम कर ले, नहीं, वो नहीं करना। चूँकि कई जगह पे हम लोगों को पढ़ने को भी और देखने को भी मिलता है कि जब हम शुरुआती दौर में छूट दे देते हैं और बाद में जब हम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो उसमें कई बच्चे जो हैं वो कई ऐसे रिवोल्ट करते हैं बिल्कुल। और उसका परिणाम जो है वो गलत आता है। लेकिन अब तो बच्चे जो ले चुके हैं उनको रिवोल्ट भी करना है, तो रिवोल्ट करने दीजिए। यू नीड टू हैंडल दैट सिचुएशन। आप उसको अलग तरीके से हैंडल करें, लेकिन अभी भी समय है बच्चों को फ़ोन से बिल्कुल दूर रखना है। बिल्कुल, मैं अपने घर में बच्चों को बिल्कुल फ़ोन नहीं देती हूँ। बिल्कुल जो भी है, इवन लैपटॉप भी लॉकर में बंद रहता है। जब अगर कुछ स्कूल का काम है, ऑफिस से जाने के बाद ही वो लैपटॉप ऑन होता है। लेकिन एक चीज़ एक माँ के तौर पर हम समझना चाहेंगे इस चीज़ को कि ठीक है, आपने कहा कि थोड़ा स्ट्रिक्टनेस लाना ज़रूरी है, वो ज़रूरी मैं समझता हूँ। लेकिन कई बार माँ और जो अभिभावक होते हैं, पिता होते हैं, तो उनको ये डर भी रहता है कि कहीं हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुए तो बच्चे का मेंटली जो है वो प्रेशर ज़्यादा ना पड़ जाए और मेंटल प्रेशर के चलते कुछ ऐसा ना कर जाए जो हम नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, ये आपका बोलना बिल्कुल सही है। तो स्ट्रिक्टनेस का मतलब हमेशा चिल्लाना नहीं होता। स्ट्रिक्टनेस इज नॉट ऑल अबाउट। यही मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को जरूर इसके बारे में। ये बिल्कुल नहीं कि आप चिल्ला के, चीख के, मार के, पीट के बच्चों को हैंडल करें। पहली बात मेरा तो मानना ये है कि डेवलप द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन योर चाइल्ड, यू एंड योर चाइल्ड। आप बचपन से ऐसा बॉन्ड डेवलप करें बच्चों के साथ कि आपकी बात को वो खुद ब खुद मानने लगेंगे। और दूसरी बात, अगर बच्चा एग्रेसिव है, गुस्सैल है, तो उसको ज़रूरी नहीं कि आप चिल्लाएं, झल्लाएं, मारें, पीटें। बहुत सारी बातें आप इमोशनली भी हैंडल कर सकते हैं। उनको समझाइए प्यार से। देखिए, जीवन में अपनी माँ से मैंने सीखा था, डिफरेंट फेजेस में बच्चों को डिफरेंट ढंग से पालना पोसना चाहिए। बचपन में एकदम जब छोटे हैं तो बहुत अधिक प्यार दुलार दीजिए। जब थोड़े बड़े होते हैं बच्चे, अप टू टीन एज, उस समय डांटना फटकारना इज़ ओके, डांट डपट कीजिए, सब कीजिए। लेकिन जब आप टीन एज में जब बच्चे चले जाते हैं, यू नीड नॉट टू बी वेरी हार्श विद देम बिकॉज दे आर डेवलपिंग
और वो खुद बड़े हो रहे हैं, खुद उनकी समझ आ रही है, उनको इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। बच्चों को वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं, आप उनकी बातों को सुने समझें, बिल्कुल एक दोस्त जैसा व्यवहार अपने बच्चों के साथ करें। वो स्कूल से वापस आए, रोज़ शाम को बैठ के स्कूल में क्या हुआ बेटा, क्या किया आज, कैसे किया। तो ऐसा कोई गैप नहीं रहना चाहिए पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कि वो कुछ आपसे शेयर ना कर सके। इतना ज़रूर होना चाहिए कि बच्चों और आपके बीच में किसी तरह का गैप ना हो। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप उनको मारें, पीटे, डांटे, डपटे। दे आर रेडी टू लिसन यू। बस आप कैसे उनको ग्रो अप कर रहे हैं, ये गलतियों पर टोकना बहुत ज़रूरी है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। मैंने बच्चों को ना साइकोलॉजी, तो वैसे मैंने बीएड भी किया है, जब नहीं भी किया था तो छोटे में मैं अपनी बेटी को, जब मैं अकेले थी, जब वो नोएडा में थे हम लोग, तो उसको पालते थे, तो आई यूज टू रीड कैसे चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होता है। तो मैंने उसमें पढ़ा था कि बच्चा जब पहली गलती करे 6 महीने का ही क्यों, उसको जोर से डांटो। तो मैंने उसको देखा, एक बार उसने पेपर पढ़ रही थी, मैं लेके फाड़ा, तो मैंने उसको जोर से एक बार डांटा। वो दिन और आज का दिन है, शी नेवर टीयर अ सिंगल पेपर। कभी आज तक उसने कभी कोई बुक कॉपी, बच्चे फाड़ देते हैं, तो वो चीज़ है, आपको एक्टिव होना पड़ेगा। आप शुरू से, जन्म से लेके बड़े होने तक बच्चों को ऐसी परवरिश दीजिए कि वो आपकी बात खुद माने। मतलब आप कह रहे हैं कि नज़रअंदाज नहीं करें? नहीं, बच्चों को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं। बड़े हो रहे हैं, उनकी बातें सुनिए, समझिए वो क्या चाहते हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये समझना चाहूँगा आपसे, खास करके जो टीनेजर्स के बच्चे हैं और जो युवतियाँ हैं, उनको आपका संदेश क्या होगा, खास करके अभी के दौर में, कि अभिभावकों को आप कैसे रहना चाहिए, किस तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए बच्चों के साथ, वो आपने बताया, लेकिन बच्चों को कैसे होना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में SB लाइव हिंदी को बच्चे भी देखते हैं, तो मैं चाहूँगा कि बच्चों को आप क्या बताना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, बिलीव योर पेरेंट्स। अपने अभिभावकों का सम्मान करें और विश्वास करें कि व्हाट दे आर टीचिंग यू, वो क्या आपको बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, वो गलत नहीं हो सकता। दूसरा, यू नीड टू सेट अ गोल इन योर लाइफ। आपको एक लक्ष्य निर्धारण करना है अपने जीवन का, आप उस पथ पे चले। बहुत सारे बच्चे हैं जो डाइवर्ट हो जाते हैं, कोई नशाखोरी में, कोई कुछ गंदी आदतों में, कोई पढ़ाई को इग्नोर कर रहे हैं, कोई घूमना फिरना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, दोस्ती यारी 10 जगह कर रहे हैं। तो दिस विल गिव नथिंग टू यू इन योर लाइफ। कुछ नहीं देगा आपको ये लाइफ में। अपने पेरेंट्स की बात माने, टीचर्स की बात माने, और सबसे आज के 10 साल बाद सोचो कि तुम कहाँ रहोगे, इन आदतों से तुम कहाँ रहोगे। तुमने अगर लक्ष्य निर्धारण किया है, तुमने पढ़ाई शुरू की है, तो तुम कहाँ रहोगे। और तुमने कोई ड्रग्स लेना शुरू किया, तुमने घूमना फिरना शुरू किया, तुमने समय की बर्बादी करनी शुरू की, तो तुम कहाँ रहोगे। इट्स अप टू यू। तुमको खुद अपना लक्ष्य, अपना जीवन अपने हाथों में है तुम्हारा। टीन एजर्स जो हैं, उनकी लाइफ तो उनके हाथ में है। इफ़ यही 2-4 साल अपने लाइफ को अगर पूरी तरह जलाते हो, तपाते हो, तो जो लाक्षागिरी में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। बस आप उस चीज़ को अपने आप में एकदम मेहनत कीजिए, तो देखिए फिर ज़िंदगी कितनी सुंदर है। नहीं तो फिर। तो ये थी हमारे साथ श्रृंगार रस लिखने की शौकीन और अपनी काबिलियत के बलबूते सफलता की नई ऊंचाइयों को तय करने वाली HZB आरोग्यम की मुख्य प्रबंधक जया सिंह। कहते हैं ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। कुछ इसी तरह की इनके जीवन की भी कहानी थी। आने वाले समय में ऐसे ही खास लोगों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट महेश कुमार और मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ मैं मोहम्मद शमीम, SB लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.